आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। बहुत जल्दी आपके यूपीपीसीएल की वैकेंसियां आने वाली है। क्योंकि एक लाइनमैन यूपीपीसीएल की ही वैकेंसी बच रही है जो आना बाकी है। बाकी यूपीपीसीएल में जो भी खाली वैकेंसी थी, चाहे वो आपके ए की थी या जे की थी या यूडीसी थी और ये कंप्यूटर ऑपरेटर की, सारी वैकेंसियां आ चुकी है। अब फिलहाल में बारी है दोस्तों लाइनमैन यूपीपीसीएल की टीजीटी 2 वैकेंसी आने की। तो दोस्तों कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का। वो है मानव जीवन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मानव जीवन। ठीक है, यदि आपके मानव जीवन होगा, यदि मानव जीवन होगा तो हर कार्य आसानी से हो जाएगा, कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। तो उस मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए, मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक जो संस्थान है, औद्योगिक जो संस्थान है यानी कि जो नियोक्ता है अपन के, नियोक्ता किसे कहते हैं दोस्तों? नियोक्ता उसे कहते हैं जो आपको जॉब देता हो, उसे बोलते हैं नियोक्ता। क्या बोलते हैं? नियोक्ता। यानी कि जो आपको काम पर रखता हो उसे बोलेंगे। देख में होता है मानव संसाधन विभाग की रेख देख में। किसकी रेख देख में? मानव संसाधन विभाग की रेख देख में होता है। और इसका एक अलग से विज्ञान और है, इसका एक अलग से विज्ञान है और उस विज्ञान का नाम है मानव प्रयोजन, मानव प्रयोजन विज्ञान। यानी कि मानव के जितने भी प्रयोजन है, प्रयोजन का मतलब है क्रियाकलाप। क्या है? क्रियाकलाप। यानी मानव जो है नियोक्ता के अधीन, किसके अधीन? नियोक्ता के अधीन जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है उसका अध्ययन मानव प्रयोजन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मानव प्रयोजन में किया जाता है। मानव प्रयोजन को एक विज्ञान का रूप किसने दिया था? सबसे पहले ध्यान रखता है अपने, यानी कि जो नियोक्ता है वो नियोक्ता 3 कारकों पर मुख्यतः जोर देता है। कितने कारकों पर जोर देता है? 3 कारकों पर मुख्यतः वो जोर देता है। सबसे पहला जो कारक है वो है आपके मशीन ऑब्लिक सिस्टम, मशीन ऑब्लिक सिस्टम। यानी कि जो आपके नियोक्ता है, जो भी आपके डिपार्टमेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएल ही क्यों ना हो, यूपीपीसीएल भी आपके होगा, तो सबसे पहले वो ध्यान देगा अपने सिस्टम या मशीन की ओर, यानी कि उसके सिस्टम या मशीन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला वो काम देगा मशीन और सिस्टम का। ठीक है, दूसरा जो ध्यान देगा वो देगा मानव सुरक्षा का। किसका देगा? मानव सुरक्षा का। यानी कि जो उसके एम्प्लॉय है, जो उसके कर्मचारी है, वो सुरक्षित रहे, वो किसी भी प्रकार दुर्घटना के शिकार ना हो। तो दूसरा वो जो ध्यान देता है वो मानव सुरक्षा की ओर देता है। तीसरा जो ध्यान देता है वो देता है मानव स्वास्थ्य की ओर। किसकी ओर? मानव स्वास्थ्य की ओर। तो मुख्य रूप से जो आपका नियोक्ता होता है, जो आपका डिपार्टमेंट होता है, वो मुख्य रूप से 3 कारकों पर सबसे ज्यादा जोर देता है। सबसे पहला है मशीन ऑब्लिक सिस्टम। अब एक चीज आपने देखी होगी, बहुत से जो कर्मचारी होते हैं उनको आपने सस्पेंड होते हुए देखा होगा, या निलंबित कर देते हैं या नौकरी से निकाल देते हैं। तो किस कारण से उसको नौकरी से निकाला है? आपके आस पड़ोस में यदि कोई ऐसा है जिसको नौकरी से निकाल दिया है, तो आप एक बार उससे पूछना कि भाई आपको नौकरी से क्यों निकाला है। तो उसको नौकरी से निकालने के मुख्यतः 3 ही कारक हो सकते हैं। क्यों? देखो, आप चाहे कुछ भी करते हो, आपके नियोक्ता से उससे मतलब नहीं है कि आपकी जो निजी लाइफ है उसमें आप क्या कर रहे हो। नियोक्ता को केवल ये चाहिए कि जब उसके पास आप काम कर रहे हो तो आप इन 3 चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहले उसके सिस्टम को आप नुकसान ना पहुंचाए। अब जो भी आपके जो नौकरी से निकाला जाता है, या तो उसको निकाला जाता है कि वो सिस्टम के प्रति लापरवाह होता है। किसके प्रति? सिस्टम के प्रति लापरवाह होता है। या उसको निकाला
निकाला जाता है कि वो सुरक्षा चिन्हों का पालन नहीं करता है, यानी कि अपने मानव खुद की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता है। क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए वो अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेगा तो खुद तो जाएगा ही, लेकिन नियोक्ता को भी लेके जाएगा, यानी खुद का नुकसान तो वो करता ही है, लेकिन साथ में नियोक्ता का भी नुकसान करता है, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है उसका भी वो नुकसान करता है। तीसरी जो चीज है वो मानव स्वास्थ्य। क्या है? मानव स्वास्थ्य। तो आपने ऐसे बहुत से बंदे देखे होंगे जो मानव स्वास्थ्य यानी कि खुद के स्वास्थ्य के कारण भी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे? जैसे भाई मैं अपने खान पीन पर ध्यान नहीं दे रहा, मेरे को 100 टेंशन है यार, दुनिया का कर्जा है, ये है वो है, मैं काम पर कैसे जाऊंगा, 100 दिमाग में टेंशन है, दिमाग में 100 टेंशन होगी, खाना नहीं खाऊंगा तो आए दिन मेरे को नई नई बीमारियां होगी, और नई नई बीमारियां होगी तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं मारूंगा छुट्टी। क्या मारूंगा? छुट्टी। मान लीजिए आज मैं ड्यूटी पर गया, ठीक है, कल मेरे सर में दर्द होने लग गया तो मैंने मान ली छुट्टी, तो भाई मेरा काम कौन करेगा? क्योंकि भाई मेरे को एक निश्चित पद पे बैठा दिया, यानी मेरे को एक निश्चित पोस्ट दे दी कि भाई आपकी ये पोस्ट है, आप रोज यहाँ पर आओगे और आपको ये काम करना है, कोई भी काम आपको पकड़ा दिया जाएगा। अब सपोज करो यदि आप उस दिन नहीं पहुंचोगे, चलो एक दिन एडजस्ट हो जाएगा, 2 दिन एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन सपोज करो यदि आप अचानक ही रुकते हो तो उस काम को कौन करेगा? भाई कोई ना कोई तो उस काम के लिए होना चाहिए। तो उस कंडीशन में भाई जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नौकरी जाए भाड़ में। भाई पहला है मानव का स्वास्थ्य, तो वो कर्मचारी ये ध्यान देता है कि आपको किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक जो प्रॉब्लम है वो ना हो, और इसके लिए क्या देता है? बहुत से जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं वो टाइम टू टाइम कई प्रकार की सुविधाएं देते हैं, मेडिकल सुविधा भी देते हैं बहुत अच्छी आपको, यानी कि साल में 1 बार या साल में 2 बार, कई डिपार्टमेंट साल में 1 बार देते हैं, कोई डिपार्टमेंट साल में 2 बार देता है, यानी कि भाई तुम फ्री मूड से कहीं घूमने जाओ ताकि फ्रेश तुम्हारा मूड हो जाए। बहुत से क्या करते हैं? आपको एडवांस में लोन दे देते हैं कि भाई तुम्हारी जरूरत की चीजों का आनंद उठाओ तुम। तो जो जब तुमको नियोक्ता सारी सुविधा उपलब्ध करा रहा है तो उस नियोक्ता का भी फर्ज है कि उसके प्रति तुम किसी भी प्रकार की, यानी कि जो नियोक्ता है उसके प्रति तुम किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतो। उसका भी क्या फर्ज बनता है? उसका भी ये फर्ज बनता है, जब वो तुम्हारा इतना अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम उसका अच्छी तरह ध्यान रखो। तो वो भी ये चाहता है कि उसके प्रति तुम लापरवाह ना हो। आपको ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। क्या की जाती है? ज्वाइनिंग से पहले आपको कोई संस्थान 3 दिन की ट्रेनिंग देता है, कोई आपको 1 महीने की देगा, कोई 3 महीने की देगा, और कोई आपको 6 महीने की देगा। आपके जो यूपीपीसीएल है, यूपीपीसीएल में आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। कितने साल की? 2 साल की, यानी 2 साल तक आप केवल सीख ही सकते हो। 2 साल तक यदि कोई आपसे कहे कि भाई ये काम करना, तो आप स्पष्टली नहीं आ रहा तो मना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त ट्रेनिंग पीरियड में ही होते हो। लेकिन अगर 2 साल होने के बाद आपसे कोई किसी काम को कहेगा तो आप उस काम को मना नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 2 साल में पूर्ण रूप से ट्रेंड हो चुके होते हो। ठीक है, तो आपको जो ट्रेनिंग कराई जाती है उस ट्रेनिंग में इन सब का ज्ञान आपको दिया जाता है। नियोक्ता जो ट्रेनिंग कराता है वो नियोक्ता ट्रेनिंग क्यों कराता है? ताकि आप किसी भी प्रकार की लापरवाही उसके प्रति ना बरते। तो वो जो ट्रेनिंग कराता है, ट्रेनिंग में मुख्य रूप से 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। सबसे पहला है मशीन का सिस्टम, दूसरा है मानव सुरक्षा, और तीसरा है मानव स्वास्थ्य। इनके बारे में वो कंप्लीटली आपको ट्रेनिंग देगा। जब ये आपको कंप्लीटली वो ट्रेनिंग कर देता है उसके बाद ही फिर वो आपको पद पर बिठाता है। कोई दिक्कत है यहां तक आपके समझ में? व्यवसायिक सुरक्षा, ठीक है। दूसरा है आपके व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है। सबसे पहला है सुरक्षा नियम। सुरक्षा नियम का मतलब यह है कि आप जो काम कर रहे हो वो नियम और कायदे कानून के साथ करें, यानी कि किसी भी प्रकार आप गलत तरीके से काम ना करें। इसका मतलब है कि सही तरीके से काम करें। इसका मतलब क्या है? सही तरीके से काम करें, यानी कि जो सुरक्षा नियम का मतलब होता है कि आप सही तरीके से काम करें। वहां पर जो रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, देखो
कोई भी आपकी जो मशीन होती है, कोई भी सिस्टम होता है, तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग होती है। क्या होती है? ड्राइंग होती है। उसका एक मैनुअल होता है। यदि आप उस मैनुअल के हिसाब से किसी मशीन के साथ छेड़खानी करते हो तो आप उस मशीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मशीन जब बनाई थी तो उसके साथ साथ एक मैनुअल बनता है। मैनुअल का मतलब वो मशीन को आप किस प्रकार खोले, उस मशीन को किस प्रकार चलाए। क्योंकि जब आप कोई भी XYZ चीज खरीदते हो, कहीं से भी कोई भी मशीन, तो उसके साथ एक नोटबुक आती है अंदर। तो वो नोटबुक जो है वो उसकी मैनुअल होती है, ताकि यदि आप जब उसको चला रहे हो तो किस प्रकार उसको चलाया जाता है। तो ये जो सुरक्षा नियम है ये निर्भर होती है आपकी मशीन की मैनुअल पर, यानी कि मशीन की ड्राइंग पर। क्या? यानी कि जब आप किसी भी मशीन पर कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि तुम जो काम कर रहे हो वो सही तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। दूसरा आपके जो है, आप यदि मशीन के साथ छेड़खानी कर रहे हो, चाहे आपको उस मशीन के बारे में कितनी भी नॉलेज है, लेकिन यदि आप उस मशीन के साथ छेड़खानी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसकी मैनुअल पढ़नी पड़ेगी, उसकी ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी। ड्राइंग देखने के बाद यदि आप उसकी छेड़खानी करते हो तो आप वहां पर किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकते हो। अगर बिना ड्राइंग के आप कार्य करोगे तो आप पैसे गलती होना स्वाभाविक है। ठीक है। तीसरी जो चीज होती है सुरक्षा नियम के अनुसार, तीसरी जो चीज होती है, यानी कि जो आपके सुरक्षा नियम है, सुरक्षा नियम के अनुसार तीसरी चीज होती है मशीन की क्वालिटी। क्या होती है? मशीन की क्या करें। दूसरा है, यानी आप जब किसी मशीन को छेड़ रहे हो तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि भाई जब आप पे किसी भी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, आपको किसी भी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उस मशीन के साथ छेड़खानी ना करें। यदि आप उसके साथ छेड़खानी करते हो तो आप मैनुअल जो उसकी ड्राइंग होती है उसके हिसाब से छेड़खानी करें, क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से यदि छेड़खानी करेंगे तो ड्राइंग के हिसाब से वो ठीक हो सकती है। अगर बिना ड्राइंग के हिसाब से उससे छेड़खानी करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं हो सकती है। ठीक है। तीसरा है आपके मशीन की क्वालिटी। ये आपके इंपॉर्टेंट है, मशीन की क्वालिटी ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए आपने दोनों चीजें फॉलो की, यानी कि आप सही ढंग से भी काम कर रहे हो, ठीक है, और मशीन की ड्राइंग से भी काम कर रहे हो। अब मान लीजिए आपके पास कोई मशीन थी, ठीक है, आप उस मशीन में कोई क्या आ गई, खराबी आ गई, उस मशीन में क्या आ गई, खराबी आ गई। आपने सही ढंग से एक एक स्क्रू को बढ़िया तरीके से कसा, उसके बाद ड्राइंग के हिसाब से आपने उसको वापस कस दिया, खोलने के बाद वापस कस दिया और एक एक स्क्रू को उसकी जगह पर एडजस्ट किया। उसके बाद जब आपने सप्लाई दी तो आपने देखा कि मशीन आपकी जल गई, मशीन आपकी जल गई। और कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, सारी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हो, उसके बाद भी जैसे ही आप सप्लाई दोगे सारी मशीन फट जाएगी। तो भाई वो मशीन क्यों फटी? इसका मतलब उसकी क्वालिटी खराब है। तो इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, वो कंपनी का कसूर है कि कंपनी ने गलत क्वालिटी की मशीन लगा रखी है। तो मशीन जो है आपकी, यदि उसकी क्वालिटी ठीक होगी तो वो आपके अच्छी तरह काम करेगी, यदि क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो आपके काम नहीं करेगी। अब जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, ज्यादातर में क्वालिटी की ही मशीन मिलेगी। पूरा की पूरा जो उनका सिस्टम मिलता है वो क्वालिटी का ही सिस्टम रखते हैं। मशीन हो या उस मशीन में जितने भी आपके पार्ट्स लग रहे हैं, उस मशीन के अंदर जितने भी पार्ट्स लग रहे हैं वो अच्छी कंपनी के होने चाहिए। किसके होने चाहिए? अच्छी कंपनी के होने चाहिए, यानी कि वो आपके अच्छी कंपनी के होने चाहिए, अच्छी तरह से मजबूत होने चाहिए। दूसरी बात, कोई भी आपकी मशीन की जो क्वालिटी निर्भर करती है वो क्वालिटी आपकी निर्भर होती है मानक पर। किस पर निर्भर होती है? मानक पर। तो अपन यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, मानक और मानकीकरण। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि मानक और मानकीकरण किससे संबंधित है? मानक और मानकीकरण किससे संबंधित है? तो ये सुरक्षा नियम से संबंधित है। किससे नियम है? सुरक्षा नियम से संबंधित है। दूसरा, सुरक्षा नियम में ये क्या काम करता है? तो सुरक्षा नियम में ये
किसी भी मशीन की क्वालिटी ऑब्लिक पार्ट से संबंधित है। यानी कि किसी भी जो कंपनी किसी भी मशीन है, वो मशीन आपने किस कंपनी की खरीद रखी है, उस पर कोई हॉलमार्क है या नहीं है, उसमें जो पार्ट्स लग रहे हैं उन पे हॉलमार्क है या नहीं है। तो आपका मानक और मानकीकरण जो है वो मशीन की क्वालिटी से संबंधित है, मशीन के पार्ट से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, और वो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, देखो दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबी जरूर हो सकती है, अपन की क्लास थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आपके कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा जो नहीं पढ़ा हो और एग्जाम में आ जाए। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा एक सीधा ही फंटा है बस, और वो फंटा ये है सीधा सा कि टाइम भले से लगे, क्योंकि जब 2 साल तुमने ITI में दे दिए, 2 साल जब आपने ITI में दे दिए, तो मैं तो आपसे केवल 3 महीने मांग रहा हूं। कितने महीने मांग रहा हूं? 3 महीने मांग रहा हूं, और 3 महीने भी ना दो ना तो 1 महीना तो दिमाग से दो ही दो। ठीक है, तो 1 महीना आप बिल्कुल क्लियरिटी, एक एक जो क्लास है, एक एक क्लास को गौर करके माइकल आर आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो देखो, जो मानक और मानकीकरण है, तो मानक और मानकीकरण से एक क्वेश्चन वो पूछेगा। ठीक है, तो वो किस प्रकार पूछेगा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं मानक की और मानकीकरण की। तो मानक जो होती है वो एक संस्था होती है। मानक क्या होती है दोस्तों? एक संस्था होती है, और मानकीकरण जो होती है वो एक अंकित संस्था होती है। यानी कि मानक जो होती है आपके वो एक संस्था होती है, और मानकीकरण जो है वो आपके अंकित संस्था होती है। अब क्वेश्चन आपके ये बनता है कि किसी भी मशीन पर जो अंकन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो किसी भी मशीन पर, किसी भी पार्ट्स पर जो हॉलमार्क अंकित किए जाते हैं वो मानकीकरण कहलाता है। किसी भी चीज का निर्धारित मान अंकित करना मानकीकरण कहलाता है, और ये किसके अधीन आता है? ये मानक के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? मानक के अधीन आता है। कल्पना कीजिए, मैं मार्केट से एक स्विच लेके आया। क्या लेके आया? मार्केट से एक स्विच लेने गया मैं मार्केट से। ठीक है, और वो मार्केट में वो जो है मार्केट से स्विच लेने गया। अब मार्केट में क्या है दोस्तों, मेरे को 3 प्रकार के स्विच बताए। कितने प्रकार के स्विच बताए? 3 प्रकार के स्विच बताए थे मेरे को मार्केट में। पहला बताया था 10 रुपए का, दूसरा बताया था 20 रुपए का, तीसरा बताया था 50 रुपए का। इस पे कंपनी का नाम था। ठीक है, इस पे भी कंपनी का नाम था, इस पे कंपनी का नाम था, इस पे भी कंपनी का नाम था, इस पे भी कंपनी का नाम था। तो एक बात बताओ, इस पे कंपनी, इस पे कंपनी, इस पे कंपनी, भाई कोई भी चीज आपके बना रही है तो कोई ना कोई कंपनी या फैक्ट्री तो बना ही रही है, बना रही है। तो सीधी सी बात है, जब मैं स्विच मार्केट में लेने गया तो वहां पर मेरे को 3 प्रकार के स्विच मिले। एक 10 रुपए का मिला, एक 20 रुपए का मिला, एक 50 रुपए का मिला। तो भाई अगर मैंने खरीद लिया 10 वाला, कितने वाला? 10 वाला। 10 वाला मैं लाया, लाने के बाद जैसे ही मैंने लगा दिया, लगाने के बाद जैसे ही बटन दबाया, पता चला कि वो स्विच तो काम ही नहीं कर रहा, या पता चला कि मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, उसके बाद भी सप्लाई मेरे वहां तक पहुंच रही है, मेरे को लग गया विद्युत झटका। अब सपोज कीजिए आपने 50 वाला लाए, तो 50 वाला लाए, वही चीज आपको 10 रुपए में मिल रही है, वही आपको 50 रुपए में मिल रही है, लेकिन इस पर आपको मानक और मानकीकरण, यानी कि जो मानक और मानकीकरण है, इसके पूरे नियम कायदे कानून के अनुसार आपको दिया जा रहा है। यदि ये आपके सिस्टम में फेल होता है या इससे किसी प्रकार का आपको नुकसान होता है, तो आप उस कंपनी के विरुद्ध, उस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हो। तो केस किसके खिलाफ करोगे? मानकीकरण के द्वारा। और मानकीकरण क्या है? मानकीकरण वह फैक्ट्री या कंपनी होती है जो किसी माल को बनाती है। ध्यान रखना,
मानकीकरण एक हिसाब से कोई फैक्ट्री होती है जो किसी भी चीज को बनाती है, बनाने के बाद उसमें मान को अंकित करती है। जिस मान को वो अंकित करती है उस मान को मान्यता दी जाती है मानक के द्वारा, यानी मानक के द्वारा मानकीकरण को अनुमति दी जाती है, उस फैक्ट्री को अनुमति दी जाती है कि भाई तुम ये चीज बना सकते हो, ठीक है। तो वहां पर वो चीज बनी। अब वो 50 रुपए की चीज है, आपको नुकसान हो गया, आप इसके ऊपर केस करोगे। अब इसके ऊपर जो काम करेगा वो करेगा मानक, यानी मानक की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे नुकसान की भरपाई उस कंपनी से आपको कराए जिस कंपनी की आपने चीज ली है, क्योंकि वो कंपनी किसके अधीन काम कर रही थी, मानकीकरण के अधीन काम कर रही थी। जो मानक ने मानकीकरण को जो नियम कायदे कानून बताए थे उसके अनुसार वो कार्य कर रही थी, तो आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रख लेना, कोई भी आप XYZ चीज खरीदो इलेक्ट्रिकल में, यानी कि आपके बिजली से संबंधित कोई भी आप चाहे एक स्विच ही क्यों न खरीदो, लेकिन मानक और मानकीकरण का विशेष का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि मानक और मानकीकरण का आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल भी आप नहीं ठुकराओगे। ये जरूर है कि आपको कोई दूसरी जो बिना मानक और मानकीकरण की पालना करती है वो आपको सस्ते में मिल जाएगी या आपको महंगे में मिलेगी, लेकिन दोस्तों हिंदी में एक कहावत है और वो कहावत ये है कि सस्ता रोबे बार बार और महंगा रोबे एक बार। में अपन अच्छी तरीके से मानक और मानकीकरण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपके ज्यादातर आपके जो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके फुल फॉर्म से संबंधित पूछा जाएगा। यदि आपसे वो पूछे BIS, क्या पूछे BIS की जो फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये मानक है या मानकीकरण है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये मानक है या मानकीकरण है। आपके मानक, ध्यान से देखना, ये है आपके मानक, ठीक है। और ये मानक और मानकीकरण का अध्ययन अपन आगे की क्लास में करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे मात्रक, विमा, मानक और मानकीकरण। तो उस क्लास में अपन पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल अपन के जो चैप्टर में है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि भाई जो BIS है वो क्या है, मानक है या मानकीकरण, तो ये है आपके मानक, क्या है ये आपके मानक। दूसरा है ISI। अब ISI आपके इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका हिंदी में है भारतीय मानक संस्था। हिंदी में क्या है इसका, भारतीय मानक संस्था। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये मानक है या मानकीकरण है, तो ये है अपन के मानकीकरण, क्या है ये अपन के मानकीकरण। यानी अपन मार्केट में जब भी कोई इलेक्ट्रिकल का सामान लेने जाते हो, जब भी कोई आपकी कोई भी मशीन लेके आते हो तो उस पे ISI का हॉलमार्क जरूर देंगे, तो ये आपके मानकीकरण है, ठीक है। तीसरा है आपके ISO, तीसरा कौन सा है, ISO, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था। तो अंतरराष्ट्रीय क्या है, मानक है, ये भी आपके मानक है। चौथा है आपके SI, चौथा है आपके SI। अब इससे संबंधित आपके 3 क्वेश्चन पूछेगा वो, इससे संबंधित कितने क्वेश्चन करेगा, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन करेगा। 3 क्वेश्चन को ये करेगा कि भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर में सबको एक बनाने वाली, यानी कि जितने भी आपके मानक और मानकीकरण है वो किसके अधीन है, यानी कि भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक और मानकीकरण का एकमात्र संस्थान कौन सा है, तो वो है आपके SI। और SI आपकी कब अस्तित्व में आया था, तो SI आया था अपन के अस्तित्व में 1960 में। कब आया था, 1960 में। तो SI की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सुरक्षा अभ्यास का मतलब है कार्य करने से पहले कार्य स्थल
की जांच। यानी कि जो दूसरे नंबर का अपन के वो है सुरक्षा अभ्यास। सुरक्षा अभ्यास का मतलब ये होता है कि आप जब कोई भी कार्य करने जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, मान लीजिए मैं इस यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले देखूंगा कि यहाँ पर इधर उधर कोई चीज तो नहीं पड़ी, यानी इधर उधर आपके औजार तो फैले हुए नहीं पड़े हैं, फर्श आपका जो है वो गंदा तो नहीं हो रहा है, कहीं तेल फैल रहा हो। तो कार्य करने से पहले कार्य स्थल का परीक्षण कर लेना चाहिए। अगर आपने कार्य स्थल का परीक्षण नहीं किया तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हो। तो सुरक्षा अभ्यास में केवल ये आता है कि काम करने से पहले आप जिस जगह पर काम कर रहे हो उस जगह पर अच्छी तरह नजर फेर ले कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि दुर्घटना घटित हो जाए। तो ये है आपके सुरक्षा अभ्यास। सुरक्षा आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसमें से आपके यानी कि जो मैंने आपको बताया था 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से आपके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से सुरक्षा चिन्ह में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन आपसे किससे संबंधित पूछेगा वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो सुरक्षा चिन्ह आपके कितना, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा संकेत क्या होता है, आकृति क्या होती है, पृष्ठ का रंग कैसा होता है, और उसके अंदर जो उस चिन्ह है उसके अंदर आकृति का रंग क्या होता है। ये आपसे मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन वो पूछेगा, 4 क्वेश्चन पूछेगा। आप ये ध्यान रखना सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। कौन कौन से पूछेगा? पहला पूछेगा संकेत क्या होता है, दूसरा पूछेगा आकृति क्या होती है, तीसरा पूछेगा पृष्ठ का रंग क्या होता है, चौथा पूछेगा कि चिन्ह का रंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक जो संकेत देता है वो देता है किसी भी काम को ना करने की बोलता है, यानी कि काम की मना करता है। अगर आप उस काम की मना कर रहा है, अगर उसको करते हो तो आपको दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो निषेधात्मक किसी भी काम को करने की मना करेगा। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है गोलाकार। और पृष्ठ कैसा होता है? तो पृष्ठ होता है इसका सफेद, यानी कि ये गोलाकार आकृति होती है। ठीक है, और जो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ आपके जो अंदर का ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ आपके कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद होता है पृष्ठ। और जो ये बॉर्डर होती है, बॉर्डर कैसी होती है? ये बॉर्डर होती है रेड। कैसी होती है? रेड, यानी लाल बॉर्डर होती है। और इसके अंदर जो चिन्ह बनाया जाता है वो चिन्ह किसका बनता है? वो चिन्ह बनता है काला। वो चिन्ह कैसा बनता है? काला, यानी कि इस प्रकार के आपके चिन्ह बना दिया जाएगा। लेकिन निषेधात्मक में एक क्रॉस पट्टी जरूर लगाई जाती है, और क्रॉस का मतलब समझ जाना कि ऐसा नहीं करना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। तो आपको जो निषेधात्मक है, निषेधात्मक में जो क्रॉस पट्टी होती है, क्रॉस पट्टी कैसी होती है? लाल रंग की होती है। तो कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्रॉस पट्टी लाल रंग की होती है। ठीक है, पृष्ठ सफेद होता है, आकृति गोलाकार होती है, और संकेत किसी भी काम की मना है। ठीक है, दूसरा है आपके आदेशात्मक। आदेशात्मक क्या करता है? किसी भी काम को करने की अनुमति देता है, यानी कि कोई भी काम है यदि आप उसको करोगे तो सेफ रहोगे, नहीं करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी। तो वो कहता है कि कोई भी जो काम आप कर रहे हो तो करो, यानी वो किसी भी काम को करने की अनुमति देता है। इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। पृष्ठ कैसा होता है? नीला। और अंदर जो चिन्ह बनता है वो कैसा बनता है? सफेद। आपका सावधानी सूचक। तीसरा कौन सा है? सावधानी सूचक। सावधानी सूचक में आपको सचेत किया जाता है, आपको अगवा किया जाता है, आपको वारंटी दी जाती है कि भाई ऐसा ना करे, अगर ऐसा कर लोगे तो आपके साथ दुर्घटना ग्रसित हो सकते हो। तो किसी भी काम की सचेत करना, किसी भी काम के प्रति सचेत करना सावधानी सूचक होता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। रंग कैसा होता है? इसके पृष्ठ का पीला होता है, और अंदर बना हुआ चिन्ह का रंग कैसा होता है? काला होता है। यानी कि ये आपके इस प्रकार का होता है, ये आपके इस प्रकार का होता है। अंदर क्या है? आपके जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ पूरा की पूरा होता है पीला, और अंदर जो निशान बनता है वो निशान बनाया जाता है काला।
ये कौन सा है आपके सावधानी सूचक, ये कौन सा है आपके सावधानी सूचक। चौथा है सूचना सूचक। सूचना सूचक क्या है, सूचना सूचक क्या संकेत देता है, सूचना सूचक संकेत देता है कि अब आपको क्या करना है, यानी कि सूचना सूचक हमेशा आगे की सूचना देता है आपको कि ऐसा क्या करे जिससे कि तुम सेफ रहो, ऐसा क्या करे जिससे कि तुम सेफ रहो। या वो ये भी सूचना देता है कि भाई तुम्हारे साथ दुर्घटना ग्रसित हो गए, सपोज करो आपको चोट लगी, तो वो आगे की सूचना भी आपको देगा कि अब आगे आप क्या करें ताकि आप सेफ हो जाओ। तो आगे के जो सूचना देता है वो कहलाता है सूचना सूचक, यानी ये संकेत देता है कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो क्या करने की अनुमति कौन देता है, सूचना सूचक। इसकी आकृति कैसी होती है, आयताकार या वर्गाकार होती है। पृष्ठ का रंग कैसा होता है, हरा। आपको हरा दिखे ना तो सोच लेना वो आपकी लाइफ को बचा रहा है, तो उसकी पालना करे, उसकी पालना करोगे तो आप यदि आधे रास्ते में भी सांस अटक रही है ना आपकी, तो भी आपकी सांसें वापस आ जाएगी। और पृष्ठ का रंग जो चिन्ह है, चिन्ह का रंग कैसा होता है, चिन्ह का रंग होता है सफेद। तो कोई दिक्कत है, यह है आपके सूचना सूचक। चार जो आपके सूचना सूचक चार प्रकार के होते हैं, तो यह आपके है सूचना सूचक। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना दोस्तों। जो क्वेश्चन आएंगे, चार सूचना सूचक शब्द है आपके, चारों में से चार प्रकार के ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, संकेत से, आकृति से, पृष्ठ से और चिन्ह से, ये चारों प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे। व्यक्तिगत सुरक्षा, दूसरे नंबर का क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा। पहले नंबर का आपने क्या पढ़ा था, पहले नंबर का पढ़ा था व्यावसायिक सुरक्षा। तो व्यावसायिक सुरक्षा किससे संबंधित थी आपकी, व्यावसायिक सुरक्षा आपकी किसी भी मशीन या सिस्टम से संबंधित थी। और व्यक्तिगत सुरक्षा किससे संबंधित है, व्यक्तिगत सुरक्षा आपके मानव या कर्मचारी, जो मानव या फिर जो आपका नियोक्ता है उसके अधीन जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसकी सुरक्षा से संबंधित जो है वो है आपके व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा आपके किस में अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कौन सा यंत्र अपनाया जाता है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अपनाया जाता है पीपीई। क्या अपनाया जाता है, पीपीई। अब ध्यान से देखना, खुद की सुरक्षा के लिए यानी कि मानव की सुरक्षा के लिए, कर्मचारी की सुरक्षा के लिए आप अपनाओगे पीपीई। और यदि कोई रोड पर जा रहा है और उसकी सुरक्षा करनी है तो क्या करोगे, पीपी यानी हॉर्न बजाओगे। तो जो रोड पर चल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए पीपी करोगे और खुद की सुरक्षा के लिए पी की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जो यंत्र उपयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं पीपीई। और आपने देखा होगा जहां पर भी आपके कर्मचारी कार्य करते हैं और जहां पर उनको लगता है कि जहां पर अपन को दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं या जोखिम हो सकती है वहां पर वो पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। बिना पीपीई के यदि आप कार्य करते हुए पकड़े जाते हो तो ध्यान रख लेना उसका पनिशमेंट आपको दिया जाता है। जैसे डीएमआरसी जो है, दिल्ली मेट्रो है, यदि आप बिना पीपीई के कार्य करते हुए पकड़े गए तो -2 नंबर या -5 नंबर आपको दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जो और डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में भी यदि आप बिना पीपीई के कार्य करोगे तो आपको लेटर मिल सकता है या आपके प्रति कोई भी कार्यवाही की जा सकती है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि जब कोई भी डिपार्टमेंट आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है तो उस डिपार्टमेंट का भी ये कार्य बनता है, ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो भी आपको सुरक्षित रखे। अब पीपीई में कौन कौन से आपके यंत्र आते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो सबसे पहला आएगा आपका हेलमेट। ठीक है, यानी कि हेलमेट जो सर पे पहना जाता है वो कहलाता है आपका हेलमेट। अगर आप हाइट पर कार्य कर रहे हो, अगर आप 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कार्य कर रहे हो तो जो नीचे वाला बंदा है उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। और आप यदि कोई भी जोखिम भरा कार्य कर रहे हो तो वहां पर भी आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो पहला पीपीई में आता है आपके हेलमेट। दूसरा आता है सेफ्टी बेल्ट,
दूसरा कौन सा आता है, सेफ्टी बेल्ट। ये दोनों की दोनों में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो व्यक्ति एक हाइट पर कार्य कर रहा है, दूसरा नीचे कार्य कर रहा है, तो नीचे वाले का हेलमेट पहनना जरूरी है या नहीं है, तो ध्यान रख लेना, यदि 2 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर वो कार्य कर रहा है तो नीचे वाले का भी हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सेफ्टी बेल्ट उपयोग में लिया जाता है, तो 2 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर यदि आप कार्य कर रहे हो तो वहां पर आपको सेफ्टी बेल्ट उपयोग में लेना पड़ेगा। तीसरा है आपके चश्मा, चौथा है आपके दस्ताने, और पांचवा है आपके सेफ्टी शू। ये सारे की सारे आपके पीपीई में शामिल किए जाते हैं। पहले अपन ने सुरक्षा के बारे में पढ़ लिया था, अब दूसरा चैप्टर है अपन के पास स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य में सबसे पहले जो आपके आता है वो आता है प्राथमिक उपचार। क्या आता है, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार कहते किसे है और ये क्यों जरूरी होता है? देखो भाई, जब भी आप कहीं भी ज्वाइनिंग करने जाते हो तो ज्वाइनिंग से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि यदि आपके होते हुए या आप यदि कहीं पर हो और किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी चोट लग जाती है या उसके साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो उस कंडीशन में आप उसे कैसे ट्रीट करोगे। तो डॉक्टर के आने से पहले आपके द्वारा जो उपचार किया जाता है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो कहलाता है प्राथमिक उपचार। क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है। यानी कि आप यूपीपीसीएल में जा रहे हो, भाई यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो, तो श्योर है वहां पर आप जा रहे हो तो आपको 2 प्रकार की चोटें लगने की संभावना रहती है। कितने प्रकार की चोटें लगने की संभावना रहती है? 2 प्रकार की चोटें लगने की संभावना रहती है। एक तो रहती है बाहरी चोट। कौन सी चोट? बाहरी चोट। और एक रहती है आंतरिक चोट। कौन सी चोट? आंतरिक चोट। बाहरी चोट जो होती है, सपोज कीजिए आपके पैर पे कुछ नट बोल्ट गिर गया या आपके पैर पे हथौड़ा गिर गया या आप ठुकरा गए, तो उसको बोलेंगे अपन बाहरी चोट। उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो जो आपके प्राथमिक उपचार के लिए जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है। अब आंतरिक चोट कौन सी होती है? तो देखो भाई, जब आपके आंतरिक चोट का मतलब होता है जब आपके विद्युत झटका लगता है। क्या लगता है भाई? जब आपके विद्युत झटका लगता है, तो विद्युत झटका लगने पर सबसे पहले आपका जो डैमेज होने वाला भाग होता है वो होता है हार्ट, यानी कि हृदय। क्या होता है? हृदय। यानी जब आपको विद्युत झटका लगता है तो विद्युत झटका से सबसे पहले जो प्रभावित होता है, सबसे पहले जो डैमेज होता है वो होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। अब हृदय आपके अंदर 2 कार्य करता है। हृदय आपके अंदर कितने कार्य करता है? 2 कार्य करता है। पहला करता है रक्त संचारण। पहला करता है रक्त संचारण, यानी कि जो आपके अंदर रक्त बन रहा है उसका वो सब जगह पर संचारण करता है। दूसरा करता है पंपिंग। दूसरा करता है पंपिंग, यानी कि वो एकदम पंपिंग करता है, हवा लेने और देने का कार्य करता है, यानी कि हवा लेने और देने का कार्य हृदय करता है। ठीक है। दूसरा रक्त संचारण का काम करता है। अब सपोज कीजिए आपको विद्युत झटका लग गया। विद्युत झटका लग गया तो आपके जो हृदय की गति है, आपके जो हृदय की गति है वो क्या हो जाएगी? या तो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। या तो वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो कम हो गई तो आफत, बंद हो गई तो आफत। तो उस हृदय गति को स्थायी या सामान्य रखने के लिए आपके जो उपचार किया जाता है वो मुख्य रूप से 3 कैटेगरियों में आता है। कितनी कैटेगरियों में आता है? 3 कैटेगरियों में। कौन कौन सी? ए बी सी। कौन कौन सी? ए बी सी। इन 3 कैटेगरियों में आता है। अब ए बोले तो एयरवे, ठीक है, ए बोले तो एयरवे।
पहला प्राथमिक उपचार आपको करना पड़ेगा एयर वे, उसके पास इकट्ठा भीड़ को हटाना पड़ेगा ताकि उसको हवा मिल सके, हवा के लिए रास्ता मिल सके। दूसरा, यदि उसकी नाक में या मुंह में कहीं पर भी मिट्टी लग गई है या उसने जर्दा खा रखा है, तंबाकू खा रखा है, तो सबसे पहले आप उस तंबाकू को हटाइए वहां से, उसके मुंह में से उस तंबाकू को निकालिए। तो पहला काम करोगे, जिस आदमी को विद्युत झटका लगा है उसको आपने आसपास से भीड़ हटा दी और उसके नाक जो मिट्टी थी, मुंह में मिट्टी थी, वो भी हटा दी। उसके बाद भी यदि एयर वे आपने विधि अपनाई और उस विधि के बाद भी यदि वो होश में नहीं आया, उसके बाद भी यदि उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई, तो आपको दूसरा कार्य करना पड़ेगा ब्रीथिंग का। दूसरा काम कौन सा करना पड़ेगा? ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग का मतलब होता है हवा देना। तो आपको फिर ये दूसरा कार्य करना पड़ेगा और ये दूसरा कार्य आप मुख्य रूप से 4 प्रकार से करोगे। कितने प्रकार से करोगे? 4 प्रकार से करोगे। कौन कौन सा है भाई आपके 4 प्रकार? तो पहला है आपका सेपर विधि, दूसरा है आपका सिल्वेस्टर, तीसरा है आपका मुंह से मुंह या मुंह से नाक या जीवन चुम्बन, और चौथा है आपके श्वास यंत्र नेल्सन विधि। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए आपने एयर वे विधि अपनाई, एयर वे विधि अपनाने के बाद भी यदि उसको होश नहीं आता है तो आप फिर दूसरी स्टेज पर पहुंचोगे। दूसरी स्टेज क्या करोगे? ब्रीथिंग करोगे, यानी कि उसको हवा दोगे। और हवा दोगे तो हवा मुख्य रूप से आप जो दोगे वो 4 प्रकार से दोगे, यानी कि उसको होश में लाने के लिए आपको 4 प्रणालियों से गुजरना होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब उसके पीठ में विद्युत झटका लगा है, कहां पर विद्युत झटका लगा है? पीठ में विद्युत झटका लगा है, तो जहां पर भी आपके विद्युत झटका लगता है वहां पर आदमी जल जाता है। जहां पर भी आपके करंट गुजरेगी तो वहां से वो जल जाएगा। तो सेपर विधि में पीठ पर यदि छाले पड़ जाते हैं तो उस विधि में व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। पेट के बल लिटाने पर क्या किया जाता है? यानी कि आपके घुटनों के बल इस प्रकार उकड़ू बैठ जाते हैं और उसके बाद पीठ जो ये कंधे हैं यहां पर, ये जो है ना छाती, यहां पर क्या करते हैं? इन उंगलियों से औंधी करके, यानी कि आप इस प्रकार बैठ जाओगे, ठीक है, और इस प्रकार बैठ के क्या करोगे? इन उंगलियों से इस छाती को थोड़ा प्रेस करोगे। क्या करोगे? इस प्रकार छाती को थोड़ा प्रेस करोगे, पीछे से यूं प्रेस करना पड़ेगा। और ये प्रेस करोगे तो उससे क्या है? उसका जो पंपिंग सिस्टम है वो सामान्य हो जाएगा। यदि वो तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये विधि 1 मिनट में कितनी बार दोहराई जाती है, तो ये विधि 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहराई जाती है। कितनी बार दोहराई जाती है? 10 से 12 बार दोहराई जाती है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत है? यह है आप प्रथम डूबे हुए व्यक्ति को किस विधि से लिटाया जाता है, किस विधि से ट्रीट किया जाता है, तो वो है आपके सेपर विधि के द्वारा। के सिल्वेस्टर विधि में वही क्वेश्चन आएगा इसमें से भी कि सिल्वेस्टर विधि में घाव कहां पर होते हैं, तो घाव चेस्ट या छाती पर होते हैं। उसे कैसे लिटाया जाता है? तो उसे पीठ के बल लिटाया जाता है, यानी कि सीधा। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा आपके किस प्रकार उसको ट्रीट किया जाता है, तो किस प्रकार ट्रीट करेंगे? उसके पास घुटनों के बल बैठ जाएंगे और उसको हल्के हल्के हाथ से ट्रीट करेंगे, यानी कि उसकी छाती को जहां पर घाव नहीं है ना उससे थोड़ा दूर, कहीं ऐसा मत करना घाव पे ही आप पुश करने लग जाओ, यानी थोड़ा दूर और हल्के हल्के हाथ से उसकी छाती को दबाएंगे, उसका जो हाइट है उसको दबाएंगे। तो ये आपको 1 मिनट में कितनी बार करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा आपको 12 से
13 बार। कितना बार करना पड़ेगा? 12 से 13 बार नहीं जाती है। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सेम टू सेम सिल्वेस्टर विधि की तरह ही लिटाया जाता है। और गर्दन को क्या करते हैं? गर्दन को थोड़ा पीछे तकिया लगा के और थोड़ा यूं झुका दिया जाता है पीछे को, ताकि उसको सांस लेने में, आप जो सांस दोगे तो सांस देने में उसको थोड़ी सुविधा हो। ठीक है, कि आपके कैसे करोगे? मुंह से मुंह या मुंह से नाक। और ये विधि जो है वो 1 मिनट में कितनी बार की जाती है? तो ये विधि की जाती है 12 से 15 बार, यानी 1 मिनट में 12 से 15 बार ये विधि की जाती है। कौन सी? मुंह से मुंह या मुंह से नाक। ठीक है दोस्तों, अब निम्मी सिम्मी में इसको एक शब्द और कहा जाता है, वो कहा जाता है जीवन चुंबन। कौन सा? जीवन चुंबन, यानी कि वह चुंबन जिसको करने के बाद इंसान को नया जीवन मिल जाए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जीवन चुंबन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है आपके? चौथा देखते हैं। चौथा कौन सा है आपके पास? चौथा है आपके पास नेल्सन या श्वास यंत्र विधि। ठीक है, चौथी जो विधि है आपकी वो है नेल्सन या श्वास यंत्र विधि। ये विधि कब अपनाई जाती है? ये विधि जब अपनाई जाती है जब बिल्कुल जो दूषित व्यक्ति है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, जब यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बिल्कुल सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या उस पर सांस नहीं लिया जा रहा, जब जाके ये विधि अपनाई जाती है। और ये विधि जहाँ पर अपनाई जाती है, जहाँ पर आपके ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे या फिर हॉस्पिटल में जाके ये विधि अपनाई जाती है, जिसको आप श्वास यंत्र विधि या नेल्सन विधि के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये आपकी फिलहाल में आधुनिक विधि है। तो कोई दिक्कत? तो ब्रीथिंग जो बी था आपके, ब्रीथिंग आपके 4 प्रकार से की थी आपने। ठीक है, पहली किससे की थी? सेपर, दूसरी सिल्वेस्टर, तीसरी मुंह से मुंह, मुंह से नाक या जीवन चुंबन विधि, और चौथी थी आपके नेल्सन या श्वास यंत्र विधि। ठीक है, इसके बाद भी सपोज कीजिए आपका बंदा जग नहीं रहा या आपके बंदे को इसके बाद भी होश नहीं आ रहा या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को इसके बाद भी होश नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करोगे? तो इसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है, और लास्ट चैप्टर बचता है सी। क्या बचता है? सी। तीसरा जो प्राथमिक उपचार है वो है आपके सी। तीसरा ट्रीटमेंट क्या करोगे? सी, यानी ए और बी के बाद भी यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होश में नहीं आता है तो उसके बाद करोगे आप ट्रीटमेंट सी। सी का मतलब सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन किसका होता है? सर्कुलेशन रक्त का होता है। किसका होता है? रक्त का होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए ध्यान रख लेना, मानव के रक्त को नॉर्मल करने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसका जो हृदय है वो हृदय पूर्ण रूप से धड़कना बंद हो जाता है। कहने का मतलब एक हिसाब से वो बिल्कुल मरण अवस्था में आ जाता है, यानी कि वो बिल्कुल अचेत हो जाता है, उसको किसी भी प्रकार का होश नहीं रहता, वो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करता। उस कंडीशन में आप अपनाओगे विधि सी, जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन। तो क्या करोगे? उस विधि के द्वारा आप ऐसा काम करोगे जिसके कारण उसका जो रक्त है वो बहना स्टार्ट कर दे। और रक्त कब बहेगा? जब आपके हृदय की गति नॉर्मल होगी, जब जाके रक्त बहेगा। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में अपन अपनाते हैं CPR। क्या अपनाते हैं? CPR अपनाते हैं। ये CP क्या करते हैं दोस्तों? इस विधि में जो आपके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसको कैसे लेटाते हैं?
पीठ के बल लिटाते हैं। किसके बल? पीठ के बल लिटाते हैं। और पीठ के बल लिटाने पर ध्यान रखना, पीठ के बल लिटाने पर क्या करते हैं? ये आपका हाथ है, इस हाथ को इस प्रकार पकड़ते हैं, ठीक है। और जो ये हथेली है, ये हथेली यहाँ पर जो आपके है चेस्ट बीच में, यहाँ पर इस जगह पर इस हथेली को यूं करके और आपको प्रेस करते हैं इस प्रकार। ध्यान रखना, इस प्रकार प्रेस करोगे, इस प्रकार, ठीक है, लगातार इस प्रकार प्रेस करोगे। तो आप जो प्रेस करोगे वो हथेली से करोगे। तो हथेली से कहां पर करोगे? यहां पर। तो ये आपका हल्का हल्का दबेगा। ऐसा मत कर देना पूरा जोर लगा दो, साड़े की हड्डी तोड़ दो। आपको हल्के हल्के उससे, लेकिन करना जल्दी जल्दी है, करना जल्दी जल्दी। किससे करना है? इस हथेली से करना है। तो लगातार आप जल्दी जल्दी करोगे। तो आपको 1 मिनट में कितनी बार करना है? तो 1 मिनट में आप करोगे 100 से 120 बार। 1 मिनट में कितनी बार करोगे? 100 से 20 बार उसकी छाती को पंपिंग करोगे। किस प्रकार करोगे? इस प्रकार आपको पंपिंग करना पड़ेगा। अब 1 मिनट में आपने 100 से 120 बार कर दी, ये फिर बंद करो। उसके बाद फिर उसको मुंह से मुंह हवा दो। क्या करोगे? फिर मुंह से मुंह हवा दो। फिर 10 से 12 बार आपने मुंह से मुंह हवा दी, फिर दोबारा उसको बंद करके फिर दोबारा आप पंपिंग करो। यानी लगातार यह विधि आपको 20 से 25 मिनट, कितना? 20 से 25 मिनट करनी पड़ेगी, जब तक कि उसको होश ना आ जाए। यदि उसको होश नहीं आता तो सोच लेना कि वो मौत के करीब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी तीसरी विधि। कौन सी थी? सर्क्यूलेशन।